नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। इस वीडियो में हम बेसिकली क्या करेंगे, जो आईआर का हमारा पीवाईक्यू उसका सीरीज चल रहा था उसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। ठीक है, उसके सेकंड पार्ट को हम देखेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने क्या किया था, 2013 से लेके 2020 तक के जितने भी आईआर से क्वेश्चन पूछे हुए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, उसको काफ़ी हॉलिस्टिक वे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा पार्ट सेकंड होगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे वेरियस जो सब्जेक्ट्स हैं उसके पीवाईक्यूज़ का सीरीज ऑलरेडी अपलोड हो रखा है। जैसे पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का हो गया, हिस्ट्री हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक हो गया, इकोनॉमी हो गया। इन सारे सब्जेक्ट्स का हमने ऑलरेडी काफ़ी हॉलिस्टिक वे में कवर कर रखा है। अभी हमारा आईआर का यानी कि लास्ट सब्जेक्ट जो है उसका पीवाईक्यूज़ का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ रखा है एंड सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस पार्ट में क्या करेंगे, 2021 से लेके 2024 तक के जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशंस कंपैक्टिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमा कासा रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू। जो कम्युनिकेशन कंपैक्टिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, बेसिकली वह किससे एसोसिएटेड है? यूएसए से, यूरोपियन यूनियन, सार्क हो गया, आसियान हो गया। बताओ किससे एसोसिएटेड है? देखो, ये यूएसए से एसोसिएटेड है। ठीक है, ये यूएसए से एसोसिएटेड है। यह जो यूएसए का एक जो फाउंडेशनल डिफेंस पैक्ट जो साइन करता है यूएसए, किसके साथ? अपनी क्लोज एलाइज के साथ, उसमें से एक है। ठीक है, जो तीन फाउंडेशनल बेसिकली डिफेंस पैक्ट यूएसए साइन करता है अपनी क्लोज एलाइज के साथ, उसमें से एक है। इसके अलावा जो दो और हैं वह क्या है? एक तो लेमोवा है, लेमोवा है, फिर उसके बाद दूसरा कॉमोकासा है, तीसरा क्या है? बेका। अब इन तीनों टर्म्स को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया ने तीनों को साइन कर रखा है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। पहले पहले देखते हैं लेमोवा क्या है। लेमोवा, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इंडिया के द्वारा इसे 2016 में साइन किया गया था। इंडिया और यूएसए के बीच में यह 2016 में साइन किया गया था। देखो, यह क्या करता है, जो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट है ना, उसको अलाउ करता है। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है, लेट्स से अगर कोई यूएस का नेवल शिप है, ठीक है, यूएस का नेवल अगर शिप इंडिया के तरफ आ रहा है, ठीक है, लेट्स से वह जा रहा है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, और आ रहा है किस रूट से? जो स्वेज कनाल है उस रूट से आ रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ आ रहा है तो जो इंडिया का जो बेसिकली बेसेस हैं, जो नेवल बेसेज है, जैसे कावर हो गया, अंडमान एंड निकोबार में जो बेसेज हैं, वह उसका यूज़ कर सकता है किसके लिए? रिफ्यूलिंग के लिए। फिर उसके बाद अगर क्या बोल सकते हैं उसे, रिपेयरमेंट के लिए। बेसिकली इस सब के लिए वह क्या कर सकता है, इंडिया के नेवल बेसिस को यूज़ कर सकता है। ठीक है, यूएस का अगर शिप आ रहा है इधर इंडियन ओशियन में, तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इंडिया सेम क्या कर सकता है, जो यूएस का बेसिस है, जैसे डियागो गार्सिया है, इंडियन ओशियन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, डियागो गार्सिया या फिर कोई अदर जो नेवल बेसिस हैं, या फिर कोई भी अदर बेसिस हैं, हाँ, वहाँ पे क्या कर सकता है इंडिया, अपने जो जो वेसल्स होंगे, नेवल वेसल्स होंगे, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं रिफ्यूलिंग कर सकता है, उसको रिपेयरमेंट कर सकता है। समझ रहे हो? लेमुआ का मतलब ये था। इसे बेसिकली 2016 में इंडिया एंड यूएसए के बीच में साइन किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है कॉमकासा। यह क्या है? देखो, यह इंडिया के, तो इंडिया एंड यूएस के बीच में 2018 में साइन किया गया था। सितंबर सितंबर माह में 2018 में साइन किया गया था। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो, यह क्या प्रोवाइड कराता है, लेट्स से अगर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध हो रहा है, ठीक है, कोई युद्ध हो रहा है, हाँ, तो हम जो बेसिकली क्या है, यूएसए से अगर कुछ हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, तो जब अगर हम यूएसए से कुछ हेल्प ले रहे हैं, यूएसए से किसी से भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वह इनक्रिप्टेड रहेगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो रहेगा इनक्रिप्टेड रहेगा, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी आपके जो भी बातचीत यूएसए और इंडिया के बीच में हो रही है उसको नहीं सुन सकता। इतना सिक्योर कहीं ना कहीं यह रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ यह क्या करता है, फैसिलिटेट करता है ट्रांसफर ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू इंडिया। ठीक है, जो सिक्योर एक तरह से कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और जो सिस्टम है बेसिकली इंडिया को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो बेसिकली कोमाकासा का ये था कि एक एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है कि कोई थर्ड पर्सन
इसमें थर्ड कंट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम कुछ बात कर रहे हैं किसी सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज पे या सिक्योरिटी रिलेटेड किसी उस पे, ठीक है। तो बेसिकली ये था कोमाकासा। अब हमारा आता है बेका। इसे रिमूव करते हैं पहले। बेका थर्ड वाला है। इसमें क्या है, देखो इसको इंडिया एंड यूएसए के बीच में अक्टूबर 2020 में साइन किया गया था, ठीक है। यह क्या करता है, लेट्स से इंडिया पाकिस्तान के बीच में वार हो रहा है, ठीक है। इंडिया एंड पाक के बीच में वार हो रहा है, तो जो वहाँ का टोपोग्राफी है, ठीक है, जो वहाँ का जो टोपोग्राफी है पाकिस्तान के साइड का, वो हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए हमारे हमारे पास एक एडवांस सैटेलाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूएसए से हेल्प मांग सकते हैं एडवांस सैटेलाइट्स का यूज करके, कि जो मूवमेंट्स है ट्रूप्स का, पाकिस्तानी ट्रूप्स का जो मूवमेंट्स वगैरह है उसको हम पता लगा सके एग्जैक्टली कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली बेका का यही था कि इसका मतलब क्या है, देखो पहला इसका फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल इंटेलिजेंस। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल एग्रीमेंट, बेसिकली इसका जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, बेसिकली इसका मतलब ये था, ठीक है। तो इसमें यही है कि अगर जो पाकिस्तानी ट्रूप्स है इंडिया की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका हम कैसे पता लगाएंगे, हम यूएसए का जो एडवांस सैटेलाइट्स वगैरह है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये था बेका में। अगर हम तीनों का समझे तो पहला था हमारा लेमोवा। लेमोवा में क्या था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। यह इंडिया के द्वारा 2016 में साइन किया गया था। कब, 2016 में साइन किया गया था। लॉजिस्टिक शेयरिंग की बात करता है, ठीक है। इसमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं कि बोथ कंट्री एक दूसरे का जो मिलिट्री बेसेस हैं उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोमाकासा था जिसमें 2018 में साइन किया गया था, ठीक है। 2018 में साइन किया गया था। इसको सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे इनक्रिप्टेड डाटा शेयरिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद बेका था। बेका कब साइन किया गया था, 2020 में। 2020 में यह जियो स्पेशल जो इंटेलिजेंस वगैरह होता है उसको कहीं ना कहीं शेयर करता है। जैसे बेनिफिट इसका क्या होगा, हमें रियल टाइम मैप मिल सकता है, ठीक है, रियल टाइम मैप मिल सकता है। फिर उसके बाद जो टारगेट होगा वहाँ का हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो बेसिकली ये था जो लेमोवा था, कोमाकासा था, बेका था। अब आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। वैसे था फिर, ठीक है। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कोमाकासा जिसे बोलते हैं, क्या है, फाउंडेशनल मिलिट्री एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यह क्या करता है, अनेबल करता है इंटर ऑपरेटिबिलिटी बिटवीन टू कंट्रीज फोर्सेस एंड अलाउ इंडिया टू एक्सेस एडवांस इनक्रिप्टेड डिफेंस टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएसए, ठीक। जो एडवांस और इनक्रिप्टेड डिफेंस टेक्नोलॉजीज है बेसिकली उसको कहीं ना कहीं इंडिया के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, बेसिकली उसको कहीं ना कहीं यह अलाउ करता है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एग्रीमेंट। जैसे हमने लिमोवा को देखा, कोमाकासा को देखा, बेका को देखा, ठीक है। तो बेसिकली यही था कि हाँ ये इस यूएसए से एसोसिएटेड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू बिमेस्टिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है। बेसिकली दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट बोल रहा है इट इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 7 मेंबर स्टेट्स। बोल रहा है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन का जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बे ऑफ बंगाल के रीजन का जो जितने भी लिटरल स्टेट्स हैं बेसिकली वहाँ के जो मेंबर्स हैं, हाँ। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमें 7 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। lying in the littoral and adjacent area of Bay of Bengal constituting a contiguous regional unity। बेसिकली एक रीजनल यूनिटी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इट constitutes 7 member states, 5 deriving from South Asia including Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka and 2 from Southeast Asia including Myanmar and Indonesia, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, श्रीलंका टू होस्ट 5th बिमस्टेक समिट। बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो इसमें फर्स्ट वाला जो हमारा ना, इट इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 7 मेंबर स्टेट लाइंग इन लिटरल एंड एडजेसेंट एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये हमारा सही है। हमारे मतलब इसमें बेसिकली 7 मेंबर्स स्टेट्स हैं, ठीक है। दूसरा बोल रहा है इट कंस्टिट्यूट 7 मेंबर स्टेट्स, ठीक है, इतना सही है। 5 डिराइविंग फ्रॉम साउथ एशिया, जिसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, इतना सही है, ठीक है। 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, इतना भी सही है, इंक्लूडिंग म्यांमार एंड इंडोनेशिया। देखो म्यांमार तो ठीक है, म्यांमार ठीक है, बट जो इंडोनेशिया दे रखा है ना यह गलत है, ठीक है। इंडोनेशिया नहीं है, थाईलैंड है। क्या है, थाईलैंड।
थाईलैंड एंड इंडोनेशिया नहीं है, तो इस वजह से हमारा स्टेटमेंट सेकंड गलत होगा। थर्ड क्या बोल रहा है, श्रीलंका टू होस्ट 5th पेमेस्टिक समिट। जी हाँ, जो बेसिकली 2022 में समिट हुआ था, हाँ, वह श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया गया था, ठीक है, और यह वर्चुअली हुआ था, कोविड की वजह से वर्चुअली हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली थर्ड वाला हमारा सही है, तो सेकंड वाला हमारा कहीं ना कहीं गलत हो, तो वी विल बी द राइट आंसर। बट अभी हम बिमिस्टिक के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे देखते हैं, बेसिकली यहाँ पे 3। अब देखो बिमिस्टिक का फाउंड हुआ था 6 जून 1997 में, ठीक है। 6 जून 1997 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अगर देखें तो इसका सेक्रेटरीट हमें ढाका बांग्लादेश में देखने को मिलता है 2014 के बाद से, ठीक है। 2014 के बाद से जो इसका सेक्रेटरीट है हमें ढाका बांग्लादेश में देखने को मिलता है। कितने मेंबर स्टेट्स हैं? 7 मेंबर स्टेट्स हैं। हमने क्वेश्चन में ही देखा 7 मेंबर स्टेट हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर देखें तो हमें 5 जो साउथ एशिया से हैं वहाँ से देखने को मिलते हैं, और 2 साउथ ईस्ट एशिया से देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड मेंबर कंट्रीज़ की देखें तो कहाँ कौन कौन से हैं, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अबाउट बिमिस्टिक, ठीक है। हाँ, अगर वहीं सार्क की बात करें, जो एक सार्क ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी बात करें तो उसमें पाकिस्तान मेंबर है, बट बिमिस्टिक में पाकिस्तान मेंबर नहीं है, ठीक है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो बिमिस्टिक का ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या है, यह देखो यह क्या करता है, रीजनल कोऑपरेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है, जैसे ट्रेड के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, एनर्जी हो गया, टूरिज्म हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब फील्ड में कहीं ना कहीं जो रीजनल कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करता है बिमिस्टिक, ठीक है। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी एक्सेलरेट करता है, सोशल प्रोग्रेस को भी ध्यान में रखता है, बेसिकली इसका एक काफ़ी मेजर ऑब्जेक्टिव है ये सारी चीज़ें, तो इतना याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या देखना, हमने तो देख लिया, बिमिस्टिक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडीड ए 7 कंट्रीज ग्रुप बेसिकली, ठीक है। जो साउथ एशिया में 5 हैं, एंड साउथ ईस्ट एशिया में 2 देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंबर कंट्रीज का नाम है, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है। वहीं पे इंडोनेशिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिमिस्टिक, ठीक है। जो श्रीलंका 5th जो समिट था बेसिकली श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कौन सा था आपको कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे, मैं यही बता दे रहा हूँ, थाईलैंड था 2023 एंड 24 का अगर देखिए तो, ठीक है। अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है आप ये बताओ, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट एंड थर्ड हमारा करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF जिसे हम बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट बोल रहा है, इंडिया इज नॉट ए फुल मेंबर ऑफ FATF बट इट हैज पार्शियल मेंबरशिप स्टेटस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है इंडिया फुल मेंबरशिप नहीं है FATF का, इंडिया के पास फुल मेंबरशिप नहीं है, बट यह पार्शियल मेंबरशिप है, पार्शियल मेंबरशिप का स्टेटस रखता है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, ऑल परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एक्सेप्ट चाइना आर द मेंबर ऑफ FATF। जितने भी परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जैसे चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ठीक है, इनमें से सब मेंबर है FATF के, बट चाइना नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो दूसरा वाला करेक्ट है हमारा, दूसरा वाला इसमें से करेक्ट है, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक फुल मेंबर है FATF का। कब ज्वाइन किया गया था, 2010 में इंडिया के द्वारा इसे ज्वाइन किया गया था, ठीक है। FATF का फुल मेंबर इंडिया 2010 में बना था, ठीक है। और जो यहाँ पे ऑल परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एक्सेप्ट चाइना आर द मेंबर ऑफ FATF, जी हाँ ये सही है, ठीक है। जो चाइना है ये फुल मेंबर नहीं है, बट एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है। चाइना पार्ट नहीं है जो FATF का फुल मेंबरशिप है उसका, बट हाँ यह एक ऑब्जर्वर स्टेट है, तो सेकंड वाला हमारा सही होगा, ठीक है। अब थोड़ा बहुत FATF के बारे में जान लेते हैं, FATF एग्जैक्टली क्या होता है। देखो FATF की बात करें तो इसे हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलते हैं, आप देख ही रहे हो। यह क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है किसको, जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जो टेरर फाइनेंसिंग होता है, मतलब जो फाइनेंस दिए जाते हैं टेररिज्म फैलाने के लिए उसको
उसके साथ साथ जो वेपन मास डिस्ट्रक्शन करते हैं उसमें जो फाइनेंसिंग की जाती है उसको भी, मतलब साथ ही साथ कहीं ना कहीं यह प्रिवेंट करता है मनी लॉन्ड्रिंग को, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को एंड फाइनेंसिंग ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। समझ रहे हो? तो बेसिकली इसका मेन मोटिव ये है। अगर देखें तो फॉर्म हुआ था कब, 1989 में। 1989 में यह फॉर्म हुआ था। जो G7 समिट हुआ था कहाँ पे, पेरिस में। पेरिस में जो G7 समिट हुआ था तब यह फॉर्म हुआ था FATF। ठीक है, हेडक्वार्टर हमें पेरिस में इसे देखने को मिलता है, फ्रांस में। कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो 39 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया है, USA है, UK है, ये सारी कंट्रीज इसमें हैं। ठीक है, और इंडिया कब बना था, 2010 में, ये आपको याद रखना है। इंडिया इसका फुल मेंबर 2010 में बना था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करता है, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग होता है उसको प्रिवेंट करता है। फिर इसके बाद जो जो वेपन मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसकी जो फाइनेंसिंग होती है उसको भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो बेसिकली FATF के बारे में इतना हो गया। आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। दूसरा हमारा सही था, इंडिया फुल मेंबर कब बना था, 2010 में। ठीक है, सेकंड वाला हमारा सही है, क्योंकि ऑल परमानेंट मेंबर UNSC, US हो गया, UK हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया और चाइना हो गया, उसमें जो FATF का मेंबर नहीं है वह है चाइना। मतलब जो फुल परमानेंट मेंबर नहीं है वह है चाइना। ठीक है, बट जो US है, UK हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, यह सब एक परमानेंट मेंबर है। ठीक है, चाइना तब क्या है, चाइना एक ऑब्जर्वर है बस। ठीक है, तो इतना याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज कंजार विद जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन किसके किसके बीच में है, इंडिया किर्गिस्तान, इंडिया कजाकिस्तान, इंडिया उज्बेकिस्तान, इंडिया तुर्कमेनिस्तान। बताओ इनमें से किसके किसके बीच में जो एक्सरसाइज कंजार है बेसिकली है। ए विल बी द राइट आंसर, इंडिया किर्गिस्तान। ठीक है, इंडिया किर्गिस्तान बेसिकली इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज कंजार होता है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हम एक्सरसाइज कंजार के बारे में देख लेते हैं। ये एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इतना याद रहे, बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, बेसिकली किस पे फोकस करता है, जो काउंटर टेररिज्म है, माउंटेन वारफेयर है, हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस है, उस पर कहीं ना कहीं फोकस करता है। ठीक है, जो टेररिज्म स्प्रेड हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज किया जाता है। साथ ही साथ जो माउंटेन वारफेयर्स होते हैं बेसिकली उसके लिए एक्सरसाइज किया जाता है। और फिर उसके साथ साथ जो हाई एल्टीट्यूड पे ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं इसे किया जाता है। बेसिकली इस सब पे फोकस करता है एक्सरसाइज। ठीक है, तो बेसिकली ये था। आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सरसाइज कंजार ए बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान मेनली फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन माउंटेन टेरेन। ठीक है, तो बेसिकली इतना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दे रखा है, उससे हमें बताना है उनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रमोट करता है कॉपरेशन इन ट्रेड, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रमोट करता है कॉपरेशन इन ट्रेड, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ जो SCO का है कहाँ लोकेटेड है, बीजिंग में। अब बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो हमारा फर्स्ट वाला जो है ना वही बस करेक्ट है। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करता है कॉपरेशन इन ट्रेड, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। सेकंड की जो बोल रहा है एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो SCO का है लोकेटेड है बीजिंग में, यह गलत है। यह ताशकेंत में लोकेटेड है। ताशकेंत उज्बेकिस्तान में वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली बीजिंग में लोकेटेड नहीं है, इस वजह से हमारा सेकंड वाला गलत होगा। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। अब जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 2001 में। संघाई 5 नाम से इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर हमें बीजिंग में देखने को मिलता है, चाइना में। इसका 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, चाइनीज एंड रसिया, ये भी याद रहे आपको। ठीक है, सेक्रेटरीट हमें कहाँ देखने को मिलता है, बीजिंग में। ठीक है, बीजिंग में सेक्रेटरीट देखने को मिलता है। इंडिया इसका फुल मेंबर बना कब, 2017 में। 2017 में इंडिया फुल मेंबर बना। इसके साथ साथ पाकिस्तान भी बना था। अगर इसके पूरे मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें है चाइना, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया,
किर्गिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। अगर रिसेंट में देखें तो 2023 में ईरान ने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। ईरान ने 2023 में इसको ज्वाइन किया है। और एक कंट्री है बेलारूस। बताया जा रहा है कि ये नेक्स्ट जो एक फुल मेंबर है ना उसका बन सकता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद जो अदर ऑब्जर्वर स्टेट है वो है अफगानिस्तान, मंगोलिया, ठीक है। ये फोकस किस पे करता है? रीजनल सिक्योरिटी में, जैसे एंटी टेररिज्म, एंटी एक्सट्रीमिस्ट, समझ रहे हो? SCO एंटी टेररिज्म, एंटी एक्सट्रीमिस्ट पे फोकस कर रहा है। एंड इकोनॉमिक एंड एनर्जी कॉपरेशन पे कहीं ना कहीं फोकस करता है, कनेक्टिविटी एंड ट्रेड पे भी फोकस करता है, फिर उसके बाद कल्चरल जो एक्सचेंजेस वगैरह होते हैं उस पर भी फोकस करता है, ठीक है। एंड बस इतना ही था इसमें। अब क्या एक्स्ट्रा क्या है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में? फर्स्ट वाला हमारा सही है, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है क्योंकि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर, इस सब पे कहीं ना कहीं फोकस करता है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड हमारा गलत है क्योंकि जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है RATS, जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वह बेस्ड है कहाँ पे? ताशकंद में, ठीक है, उज्बेकिस्तान में, बीजिंग में नहीं है। तो इसी वजह से हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा वाला गलत होगा, ठीक है। तो ये 2021 का क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम 2022 के क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट हमारा बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है? BDBD इज ए लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। BDBD एक लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट है, कहाँ पे देखने को मिलता है? नॉर्थ वेस्टर्न केन्या में, ठीक है। दूसरा क्या बोला? सम पीपुल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल वॉर लिव इन BDBD। कुछ पीपुल जो जब साउथ सूडान में बेसिकली सिविल वॉर हुआ था वहाँ से भाग के आए थे BDBD में और वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है? सम पीपुल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या। एक ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स के बारे में दिया है, एक दिया है BDBD। हमें इसी के रिस्पेक्ट में आंसर बताना है, ठीक है। देखो, अगर आंसर की बात करें तो सिविल विद राइट आंसर, क्योंकि जो ये बताया है BDBD इज लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न, कहाँ पे? केन्या में, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये हमें युगांडा में देखने को मिलता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न युगांडा में देखने को मिलता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया युगांडा, ये हो गया BDBD, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? नॉर्दर्न, कहीं ना कहीं युगांडा में देखने को मिलता है, ठीक है। और जो अगर साउथ सूडान की बात करें तो यहाँ पे जब सिविल वॉर हुआ था तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोग भाग के आएंगे ही यार, समझ रहे हो? यहाँ पे अब इतना इतना का लोकेशन है तो ऑब्वियसली भाग के आएंगे। अगर आप देखो तो जो रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था, रोहिंग्या पे जो अत्याचार वगैरह हुए थे, जो रोहिंग्या मुस्लिम है, जब वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको प्रताड़ित करने लग गई थी तो भाग के आए थे ना बांग्लादेश में। तो ये तो लॉजिकल रीजन है कि हाँ, अगर आपको लोकेशन पता है तो ऑब्वियसली यू कैन गेस, समझ रहे हो? तो युगांडा में, केन्या में नहीं है, ये युगांडा में है। तो फर्स्ट वाला तो है कि हाँ यहाँ पे अगर सिविल वॉर हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भाग के आएंगे, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा था कि, क्या था दूसरा? सम पीपुल, दूसरा वाला सही था। थर्ड वाला था कि जब सिविल वॉर हुआ था कहाँ पे? सोमालिया में, तो वहाँ के जो पीपुल है, कुछ पॉपुलेशन है, बेसिकली ददाब में भाग के आए थे, जो रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स है केन्या में, वहाँ पे, ठीक है। अब देखो ददाब यहाँ पे लोकेटेड है, सोमालिया हो गया, यहाँ पे सिविल वॉर हुआ था तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो भाग के आएंगे ही, समझ रहे हो? ये ओपन रूट भी है, कहीं ना कहीं इसके थ्रू भी आ सकते हैं, समझ रहे हो? तो बेसिकली हमारा आंसर दूसरा तीसरा था, ठीक है। अगर BDBD की रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अगर देखिए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप्स है वर्ल्ड में, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप है बेसिकली वर्ल्ड में, BDBD इसकी बात करें तो, ठीक है। तो बेसिकली ये था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कितने पॉपुलेशन कहाँ पे कितना बेसिकली गई थी जब साउथ सूडान में सिविल वॉर हुआ था, ठीक है। दूसरा तीसरा सही है। BDBD रिफ्यूजी सेटलमेंट इज लोकेटेड नॉर्थ वेस्टर्न युगांडा। नॉर्थ वेस्टर्न युगांडा में हमें देखने को मिलता है, केन्या में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटलमेंट है वर्ल्ड में, एंड प्राइमरीली हाउस रिफ्यूजी फ्रॉम साउथ सूडान। हाउसेस रिफ्यूजी फ्रॉम साउथ सूडान, जो कि मतलब जब वहाँ पे सिविल वॉर हुआ तब भाग के आए थे। और ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ये है कि ये परमानेंट सेटलमेंट को इंश्योर करता है,
समझ रहे हो, ये टेम्परेरी सेटलमेंट को प्रोवाइड नहीं कराता। आप जाओ वहाँ पे एजुकेशन भी प्रोवाइड कराएगा, पक्का हाउस भी प्रोवाइड कराएगा, साथ ही साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ एक परमानेंट वे में प्रोवाइड कराता है, ठीक है। दादाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? केन्या में। सोमालिया में जब सिविल वार हुआ था तो वहाँ से जो रिफ्यूजी थे बेसिकली भागे थे, यहाँ पे आके सेटल हुए थे, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। कंट्रीज दे रखा क्या? आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया हो गया, रोमानिया हो गया, उज्बेकिस्तान। अब बोल रहा है विच ऑफ द एबव आर द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स। इनमें से कौन सा मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स के, हमें ये बताना है, ठीक है। बताओ कौन सा सही होगा। देखो इसमें दूसरा अजरबैजान और जो फिफ्थ वाला है उज्बेकिस्तान, यही दो मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हंगरी हो गया, टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान आई थिंक ऑब्जर्वर है इसका, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो बेसिकली दूसरा पांचवा हमारा सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की की स्टेट एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। देखो पहले इसका नाम था क्या? टर्की काउंसिल, ठीक है। टर्की काउंसिल नाम था। कब? 2021 तक अगर हम देखें तो। इस्टेब्लिश 2009 में हुआ था ये, 2009 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नक्चीवियन एग्रीमेंट के तहत। किसके तहत? नक्चीवियन एग्रीमेंट के, NAKHCHIVAN नक्चीवियन एग्रीमेंट के तहत कहीं ना कहीं से इस्टेब्लिश किया गया था। अगर इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? इस्तांबुल में, टर्की में, ठीक। टर्की में जो इस्तांबुल है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसका हेडक्वार्टर। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? टर्किश, ठीक है। मेंबर कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे हमें 5 फुल मेंबर देखने को मिलते हैं, जिसमें है टर्की, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। अगर हंगरी की बात करें तो बेसिकली टर्की कंट्री नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं कल्चरली इनसे लिंक्ड है, ठीक है। कल्चरली इनसे लिंक्ड है, इसी वजह से इसे एज अ ऑब्जर्वर स्टेट रखा गया है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान है, नॉर्दर्न साइप्रस है, ये सब ऑब्जर्वर स्टेट है। हंगरी, तुर्कमेनिस्तान और जो नॉर्दर्न साइप्रस, ये देखो साइप्रस है ना, इसका नॉर्दर्न पार्ट जो है ना, यह एज ए ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है। पर्पज क्या है इसका? जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की की स्टेट है, इसका क्या पर्पज है? देखो यह प्रमोट करता है किसको? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को, ठीक है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। उसके साथ साथ कनेक्टिविटी को इनहेंस करता है, एजुकेशन में कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन सब कंट्रीज़ के। तो बेसिकली इसका मेन मोटिव यही है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन को क्या ही देखना, हमने तो देख लिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की की स्टेट कौन कौन से कंट्रीज हैं। अजरबैजान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, टर्की हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ठीक है। आर्मेनिया हो गया, क्रोएशिया, रोमानिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ टर्किक नेशन, ठीक है। इसी वजह से ये सब इसके मेंबर नहीं है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन में क्या था? अजरबैजान था, उज्बेकिस्तान था, ये दोनों मेंबर हैं इसके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? बोल रहा है विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी जो है बेसिकली इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दिया है, हमें बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट बोल रहा है ए कोस्टल स्टेट हैज़ राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रेथ of its territory sea up to limit not exceeding 12 nautical miles measured from the baseline determined in accordance with the convention, ठीक है। बोल रहा जो कोस्टल स्टेट है बेसिकली जो उनका टेरिटोरियल सी होना चाहिए वो इट शुड बी अप टू कितना? 12 न्यूट्रिकल माइल तक होना चाहिए, कहाँ से? बेस लाइन से, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? शिप ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल एंड लैंड लॉक। कोस्टल स्टेट्स या फिर जो लैंड लॉक हो गए जैसे लाओस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जितनी भी लैंड लॉक कंट्रीज हैं आप उसको ले सकते हो। इंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पासिस थ्रू द टेरिटोरियल सी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं उनको एक तरह से जो उनकी शिप है, जो उनकी शिप है उनको एक इनोसेंट पासेस प्रोवाइड कराया जा सकता है, ठीक है। उन पर कोई भी ऐसा एक तरह से रोका वोका नहीं जाएगा, समझ रहे हो। दूसरा तीसरा क्या बोल रहा है? जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है सेल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना वह 200 न्यूटिकल माइल्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहाँ से? बेस लाइन से, ठीक है। फ्रॉम विच द ब्रेथ
ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर। ठीक है, तो बेसिकली ये था। अब बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो इनमें हमारा तीनों करेक्ट है। कोस्टल स्टेट का जो टेरिटोरियल सी होना चाहिए, जो 12 न्यूट्रिकल माइल है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो ऑल स्टेट है कोस्टल या लैंड लॉक आप ले लो, वह एंजॉय करते हैं राइट ऑफ इनोसेंट पासेस। ठीक है, थ्रू टेरिटोरियल सी। उसके साथ साथ थर्ड वाला क्या है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है बेसिकली वह 200 न्यूट्रिकल माइल से ज़्यादा 200 न्यूट्रिकल माइल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन। आप देखें तो तीनों सही है, हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो यूएन सिलोस है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है, उसको देखें तो इसे हम लॉ ऑफ सी ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। क्या, लॉ ऑफ सी ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूएन सिलोस को हम लॉ ऑफ सी ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। एडॉप्ट कब किया गया था, 1982 में। 1982 में एडॉप्ट किया गया था। कहाँ पे, मोंटेगो बे में, जो कि हमें जमाइका में देखने को मिलता है। ठीक है, फोर्स में कब आया था, 1994 में फोर्स में आया था। इंडिया के द्वारा रेक्टिफाई किया गया था 1995 में। ठीक है, इसको किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है ना अंडर यूएन, यूएन के अंडर जो बेसिकली इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है उसके द्वारा कहीं ना कहीं इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज़ क्या है कि जो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वर्ल्ड ओशियन का, उसको कहीं ना कहीं डिफाइन करता है। उसके साथ साथ रूल्स वगैरह को सेट करता है मैरीटाइम रिसोर्सेज के लिए, नेविगेशन के लिए, एंड टेरिटोरियल वाटर वगैरह के लिए कहीं ना कहीं ये रूल्स वगैरह को सेट करता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जो की मैरीटाइम जोन है इसके अंडर, उसको अगर देखें तो अभी इसको पहले रिमूव करते हैं। पहला हमारा आता है टेरिटोरियल सी। कहाँ तक होता है, 12 न्यूट्रिकल माइल तक होता है। ये हो गया बेस लाइन। ठीक है, ये हो गया बेस लाइन, यहाँ से 12 न्यूट्रिकल माइल तक होता है। यहाँ पे जो कंट्री का स्टेटस है ना, वह फुल सोवरेनिटी है। मतलब वह कंट्री यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। कंट्री एक तरह से फुल सोवरेनिटी, यहाँ पे एक तरह से कंट्री का ही पार्ट है ये। ठीक है, उसके बाद आता है कंटीजियस जोन। कंटीजियस जोन 12 से 24 तक कंटीजियस जोन होता है। ठीक है, यहाँ पे कंट्री का लिमिटेड कंट्रोल होता है। बेसिकली कस्टम्स में होता है, इमिग्रेशन वगैरह में होता है, सिक्योरिटी में होता है, लिमिटेड कंट्रोल होता है कंट्री का। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कहाँ से, 2000 न्यूट्रिकल 200 न्यूट्रिकल माइल तक हो गया होता है। ठीक है, 200 न्यूट्रिकल माइल तक होता है। यहाँ पे अगर देखें तो कंट्री का सोवरेन राइट होता है ओवर रिसोर्सेज, जैसे ऑयल हो गया, फिश हो गया। ठीक है, यहाँ तक फिशिंग की जा सकती है फिशरमैन्स के द्वारा। ठीक है, बेसिकली कंट्री का एक सोवरेन राइट होता है किसके, रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज पे कंट्री का सोवरेन राइट होता है। जो ये स्टेट है ना, इसका सोवरेन राइट होता है किस पे, ऑयल, फिशेज वगैरह पे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये हो गया यहाँ तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कहाँ तक, अप टू 350 न्यूट्रिकल माइल तक कुछ केस में अगर ऐसा देखें तो। यहाँ पे जो कंट्री है ना, सी बेड जो रिसोर्सेज होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, उसको निकाल सकता है वहाँ से। ठीक है, उसके बाद आता है हाई सी, जो कि जो कंट्री है उसके नेशनल ज्यूरिडिक्शन में या नहीं आता, उसके बियॉन्ड है। ठीक है, यस, किसके लिए ओपन है, ओपन टू ऑल, सबके लिए ओपन है। ठीक है, तो बेसिकली ये था जो की मैरीटाइम जोन था यूएन सिलोस का, उसको हमने देख लिया। ठीक है, अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कुछ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडीज हैं यहाँ पे, जैसे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी, या एक तरह से डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है कंट्रीज के बीच में तो उसको इसके द्वारा डील किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, फिर उसके बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इन सब के द्वारा अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है इससे एसोसिएटेड तो डील किया जाता है। ठीक है, कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो यूएन सिलोज है ना, एक बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ है। क्या है ये, बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ है।
यह एक बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है। यूएसए के द्वारा इसे रेक्टिफाई नहीं किया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूएसए के द्वारा रेक्टिफाई नहीं किया गया है, बट इसके प्रैक्टिसेस को वह फॉलो करता है, ठीक है। यूएसए के द्वारा इसे रेक्टिफाई नहीं किया गया है, बट इसके जो प्रैक्टिसेस हैं बेसिकली उसको यूएसए के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में इतना ही। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, थर्ड वाला हमारा सही था, पहला दूसरा तीसरा सही है। अब यहाँ पे क्या बताना यार, हमने तो पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू ऑफ सेनकाकू आइलैंड, समथिंग मेंशन इन न्यूज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सेनकाकू जो आइलैंड है उसके इशू को दर्शाता है, कौन किससे एसोसिएटेड है? देखो, इट इज जनरली बिलीव दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड मेड बाय कंट्रीज अराउंड साउथ चाइना सी। ये बताया जा रहा है कि ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जो कि कंट्री के द्वारा साउथ चाइना सी के अराउंड में बनाया गया है, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, चाइना एंड जापान इंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दीज आइलैंड इन ईस्ट चाइना सी। मतलब एक तरह से एक डिस्प्यूटेड ये आइलैंड है बिटवीन चाइना एंड जापान। थर्ड क्या बोला है, ए परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस हैज़ बीन सेट अप देयर टू हेल्प ताइवान टू इंक्रीज इट डिफेंस कैपेबिलिटीज। मतलब एक परमानेंट मिलिट्री बेस बेसिकली सेटअप किया गया है अमेरिका के द्वारा उस रीजन में, ताकि जो ताइवान का डिफेंस कैपेबिलिटीज है ना, मतलब डिफेंस जो एक तरह से पावर है उसको इंक्रीज किया जा सके। डी क्या बोल रहा है, दो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिक्लेयर देम एज नो मैन लैंड, सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज क्लेम देम। बताओ इनमें से कौन सा सही है? देखो, बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन चाइना एंड जापान, ठीक है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो लोकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सेनकाकू आइलैंड का, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। यह इनहेबिटेबल नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन बेसिकली नहीं रह सकती, ठीक है। यह इनहेबिटेबल नहीं है, और एक तरह से अब बात करें तो कहीं ना कहीं चाइना एंड जापान के बीच में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर करेक्ट है, करेक्ट नंबर बी, करेक्ट आंसर नंबर बी। चाइना एंड जापान इंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दीज आइलैंड इन ईस्ट चाइना सी, ठीक है। सिनकाकू आइलैंड की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ अनइनहेबिटेबल आइलैंड है ईस्ट चाइना सी में, कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? जापान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बट इसे क्लेम किया जाता है चाइना एंड ताइवान के द्वारा, ठीक है। कंट्रोल तो जापान के द्वारा किया जाता है, बट इसे क्लेम किया जाता है कि मेरी टेरिटरी है चाइना एंड जापान के द्वारा, ठीक है। अगर देखें तो जो यह आइलैंड है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है एंड पोटेंशियली रिच है ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज में, ठीक है, जो कि एक प्लस पॉइंट बनाता है ईस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स का, ठीक है। तो बेसिकली ये था सेनकाकू आइलैंड के बारे में थोड़ा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। बोला है, कंट्री का नाम दिया है, एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज रिसेंटली, ठीक है। हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। फर्स्ट स्टेट में दे रखा है चैड सेटिंग अप मिलिट्री परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना। चाइना में आई मीन चाइना के द्वारा यहाँ पे परमानेंट मिलिट्री बेस को सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। गिनिया सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री। वहाँ पे जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिया गया है मिलिट्री के द्वारा। फिर उसके बाद आता है लेबनान, सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद आता है तुनिसिया, सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट। बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है? करेक्ट हमारा दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चाइनीज मिलिट्री बेस परमानेंट मिलिट्री बेस हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। देखो, ओनली 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वाला गलत है हमारा, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स दे रखा है, क्या बताना है? करेक्टली मैच्ड। क्या बोला है? कंट्री एंड रीजन ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज, ये हमें देखना है, ठीक है। पहला बोला है अनाटोलिया, अनाटोलिया कहाँ पे? टर्की में। अम्हारा इथोपिया में। काबो डेलगाडो स्पेन में बताया जा रहा है। कैटलोनिया कहाँ पे? इटली में। देखो, कैटलोनिया बार्सिलोना वगैरह आपने देखा होगा कि, तो बेसिकली अगर आप फुटबॉल मैच देखते हो तो इसको तो आप पक्का गलत करोगे, क्योंकि यह कहाँ पे है? स्पेन में, ठीक है। और काबो डेलगाडो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है?
मोजाम्बिक में हमें यह देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड वाला है एनाटोलिया और टर्की में है। अम्हारा हमें इथोपिया में देखने को मिलता है। आइए इसको मैप से देखते हैं। देखो बी विल बी द राइट आंसर। मैप से देखते हैं। एनाटोलियन प्लेट यहाँ पे है टर्की में, तो इस वजह से हमारा यह सही था। इथोपिया में अम्हारा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अम्हारा एक रीजन है कहाँ पे, इथोपिया में। उसके बाद जो कैटलोनिया था, कैटलोनिया कहाँ पे दिया हुआ था, कैटलोनिया दिया था इटली में, बट ये स्पेन का पार्ट है, ये रहा कैटलोनिया, ठीक है। और जो एक था क्या था, काबो डेलगाडो, काबो डेलगाडो कहाँ पे है, मोजाम्बिक, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है बेसिकली, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है मोजाम्बिक, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप इसमें क्या देखना, आप देखिए तो पूरा मैप के थ्रू समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमिटी। यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल जो कमिटी है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। बोल रहा है इट इज़ अ कमिटी सेटअप बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क अंडर इट सुपरविजन। बोल रहा है एक कमिटी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इसे सेटअप किया गया है और इसी के सुपरविजन में कहीं ना कहीं यह वर्क करता है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, इट ट्रेडिशनली मीट इन मार्च जून एंड सेप्टेम्बर एवरी ईयर। अगर देखिए तो एक तरह से ट्रेडिशनली हमें यह देखने को मिलता था कि यह हर साल में 3 बार ही मिलता था, मार्च जून एंड सितंबर, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, इट एसेसेस द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल ह्यूमन यूनाइटेड नेशन मेंबर बिफोर सबमिटिंग ए रिपोर्ट टू जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं बेसिकली उनके क्रेडेंशियल को कहीं ना कहीं एसेस करता है और रिपोर्ट को जनरल असेंबली में सबमिट करता है अप्रूवल के लिए। बताओ कौन सा इसमें से सही है। देखो अगर देखिए तो सी हमारा सही है, बट फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा गलत है, ठीक है। क्योंकि दिया है इट इज़ ए कमिटी सेटअप बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क अंडर इट्स सुपरविजन, यह गलत है। क्योंकि ये एक सब्सिडरी बॉडी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का यह एक सब्सिडरी बॉडी है, ठीक है। यह सिक्योरिटी काउंसिल से इसका कुछ लेना देना नहीं है। सेकेंड बोला है इट ट्रेडिशनली मीट इन मार्च जून सितंबर एवरी ईयर। देखो इसका कोई फिक्स्ड मंथ नहीं है, कोई भी फिक्स्ड मंथ नहीं है कि इसी मंथ में मार्च जून सितंबर में यह मीट करता था, ठीक है। तो बेसिकली इसी वजह से हमारा सेकंड गलत होगा एंड थर्ड वाला जो सही है हमारा, थर्ड वाला हमारा सही है, ठीक है। इट एसेस द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल ह्यूमन मेंबर्स बिफोर सबमिटिंग ए रिपोर्ट टू जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल, ठीक है। अब अगर हम यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ देखें तो क्या करता है, अगर कहीं भी कंट्री में कोई भी डिस्प्यूट है, हाँ, कोई भी मिलिट्री के द्वारा टेक ओवर किया गया है, लेट्स से आप म्यांमार का सीन ले लो, ठीक है। तो वहाँ पे देखिएगा कि कौन से जो गवर्नमेंट है वह यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ रहे हो, अगर किसी कंट्री में डिस्प्यूट हो रखा है तो वह इसको देखेगा कि कौन से जो गवर्नमेंट है, मतलब कौन से गवर्नमेंट है जो यूनाइटेड नेशन में उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप अफगानिस्तान को भी ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी क्लैशेस हो रखे हैं, मतलब तालिबान के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है उसको। समझ रहे हो, तो बेसिकली क्या है कि कौन सा गवर्नमेंट यूएन में रिप्रेजेंट करेगा उसको यह देखता है, ठीक है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखना है। देखो थर्ड वाला हमारा सही था, एक्सप्लेनेशन सब्सिडरी बॉडी है इसका, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, या सिक्योरिटी काउंसिल से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। यह फिक्स्ड मंथ में कहीं ना कहीं मीट नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके बारे में ये था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पोलर कोड को डिस्क्राइब करता है, हमें ये बताना है, ठीक है। इट इज़ ए इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर। इट इज़ ए एग्रीमेंट ऑफ कंट्रीज अराउंड नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ देयर टेरिटरीज इन द पोलर रीजन। थर्ड क्या बोला है, इट इज़ ए सेट ऑफ नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाई कंट्रीज हुज साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च स्टडीज इन नॉर्थ एंड साउथ पोल। डी क्या बोला है, इट इज़ ए ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ आर्कटिक काउंसिल।
बताओ इनमें से कौन सा सही है। इनमें से हमारा सही है फर्स्ट वाला, क्योंकि यह एक इंटरनेशनल कोड है ऑफ सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। जो भी शिप्स बेसिकली पोलर वाटर में ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए एक इंटरनेशनल कोड सेटअप किया गया है, ठीक है। समझ रहे हो कि किस वे में कैसे ऑपरेट करना है, ये सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं उससे यह डील करता है पोलर कोड। अगर पोलर कोड का फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल कोड फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर, इसका फुल फॉर्म ही है, मतलब एक तरह से फुल नेम ही है। क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर, ठीक है। एडॉप्ट किसके द्वारा किया गया था? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, आईएमओ के द्वारा कहीं ना कहीं से एडॉप्ट किया गया था। अगर देखें तो यह फोर्स में आया था जनवरी 1 2017 में, ठीक है। फोर्स में आया था 1 जनवरी 2017 में, ठीक है। इसका पर्पस क्या है सेटअप करने का? देखो, जो ये है ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली एक तरह से कोड है ना, ये इंश्योर करता है कि जो नेविगेशन हो रही है वह सेफ हो, उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। बेसिकली जो आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन का इन्वायरमेंट है, ठीक है। फर्स्ट तो नेविगेशन सेफ हो, अगर कोई भी शिप जा रही है तो ऐसा ना हो कि जो बर्फ है बेसिकली उससे टकरा के उसका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो, और उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल डैमेज ना हो उस रीजन में, मतलब पोलर जो आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन है बेसिकली उसमें इन्वायरमेंटल डैमेज ना हो, उसके लिए कहीं ना कहीं रूल्स वगैरह को सेट करती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये देखिए तो ये अप्लाई होता है ऑल शिप्स, सारे शिप्स पे यह अप्लाई होता है, चाहे वह पैसेंजर शिप हो या फिर कार्गो वेसल हो, ठीक है। पैसेंजर शिप हो या कार्गो वेसल हो, सब पे यह अप्लाई होता है। समझ रहे हो? तो बेसिकली पोलर कोड के बारे में ये था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आंसर हमारा सही है। करेक्ट आंसर ए, इट इज ए इंटरनेशनल कोड फॉर सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर, ठीक है। एडॉप्ट किया गया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2014 में, बट फोर्स में कब आया था? 1 जनवरी 2017 में, ठीक है। 1 जनवरी 2017 में फोर्स में आया था, ठीक है। अप्लाइज टू शिप इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक वाटर, एड्रेस सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। बेसिकली सेफ्टी को इंश्योर करता है, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी इंश्योर करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखा है, 3 स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना कौन सा इनमें से करेक्ट है। फर्स्ट बोल रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर्स स्टेट। बोल रहा है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है बेसिकली वह ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट किया जा सकता है उसके द्वारा नॉन मेंबर स्टेट्स को भी, ठीक है। दूसरा बोला है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बेसिकली जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जैसे हमने किसको देखा था? एससीओ को, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वह डिमांड कर सकते हैं ऑब्जर्वर स्टेटस का उसमें, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है? परमानेंट ऑब्जर्वर इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर। जो परमानेंट ऑब्जर्वर हैं बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वह मेंटेन कर सकते हैं मिशंस एंड यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर। बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखो हमारा तीनों इसमें से करेक्ट है, ठीक है। हमारा तीनों करेक्ट है इसमें से अगर हम देखें तो। और जो फर्स्ट है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट्स, ये हमारा सही है, क्योंकि नॉन मेंबर्स स्टेट जैसे पैलेस्तीन हो गया, वेटिकन सिटीज हो गया, इन सब कंट्रीज को ऑब्जर्वर स्टेटस को ग्रांट किया गया, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ईयू है, यूरोपियन यूनियन। इसके बाद जो हमारा थर्ड है वो करेक्ट है, तो डी विल बी द राइट आंसर। अब थोड़ा सा जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है यूएन जी, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्टली क्या है, ये एक मेन डिलिबरेटिव बॉडी है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन का एक मेन डिलिबरेटिव बॉडी है। अगर देखें तो जितने भी 193 मेंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स हैं सब इसके मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, ठीक है। और यह क्या करता है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन को कहीं ना कहीं फॉलो करता है, एक कंट्री एक वोट, ठीक है। एनुअली मीट कहाँ पे करता है?
जो यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे मीट करता है, ठीक है। अगर इसके की फंक्शंस की बात करें तो बेसिकली क्या करता है, देखो डिस्कस करता है ना कि जो ग्लोबल इशूज हैं उसको, यह डिस्कस करता है जो ग्लोबल इशूज है, जैसे पीस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, क्लाइमेट हो गया, डेवलपमेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करता है, यूएन जो बजट है उसको ये अप्रूव करता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का जो बजट है उसको ये अप्रूव करता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करता है, इलेक्ट करता है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। फिर उसके बाद आईसीजे जजेस वगैरह को यह कहीं ना कहीं इलेक्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखो थर्ड वाला हमारा सही है, ठीक है। डी वाला सही है क्योंकि यूएनजी ये जो है ना, कैन गिव ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट, जैसे पैलेस्तीन हो गया, वेटिकन सिटीज हो गया, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ईयू हो गया, मतलब यूरोपियन यूनियन, दे कैन मेंटेन मिशन एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर। ये भी हमारा सही था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कंसिडर फॉलोइंग, इंडिया इज द मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बताओ इनमें से किस किस का इंडिया मेंबर है। देखो हमारा डी सही है, इंडिया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का भी है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका भी है, ठीक है। देखो इसका तो हमने देख लिया था, अब इसका देख लेते हैं थोड़ा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम को भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2016 में। हेडक्वार्टर हमें बीजिंग चाइना में देखने को मिलता है, ठीक है। किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था, चाइना के द्वारा इनिशिएट किया गया था। अगर देखिए तो 100+ मेंबर्स हैं इसमें इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। 100+ मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। और इसके साथ साथ इंडिया का अगर शेयर होल्डिंग देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। चाइना फर्स्ट पे है, इंडिया का जो शेयर होल्डिंग है बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। देखो यह क्या करता है, फाइनेंस करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अगर कोई रोड डेवलप कर रहा है कोई कंट्री, एनर्जी के सेक्टर में, वाटर के सेक्टर में, बेसिकली उस सब में कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस करता है, ठीक है। अब हमारा आता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1987 में, ठीक है। इंडिया के द्वारा 2016 में इसे ज्वाइन किया गया था। इस्टेब्लिश 1987 में हुआ था और इंडिया के द्वारा 2016 में इसे ज्वाइन किया गया था। अगर करंट में जो मेंबर कंट्रीज है उसको देखो तो 35+ मेंबर कंट्रीज इसमें हैं, ठीक है। इसका मेन एम क्या है, मतलब जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, अगर देखो तो टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम इसका मेन एम है कि जो प्रोलिफरेशन हो रहा है मिसाइल टेक्नोलॉजी का, बेसिकली जो क्या कर सकता है, मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है, उसको प्रिवेंट करना, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजीज बेसिकली जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करना इसका मेन एम है, ठीक है। तो बेसिकली इसके बारे में था। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हमने देख ही लिया था प्रीवियस जो स्लाइड्स था उसमें। आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखो क्या ही देखना इसमें, इंडिया पार्ट है, इंडिया पार्ट है, इंडिया पार्ट है, ठीक है। 2017 में इसे ज्वाइन किया गया था, 2016 में इसे ज्वाइन किया गया था, ठीक है। और जो AIIB का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। बोल क्या रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। क्या बताना है, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पर फर्स्ट बोल रहा है, वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन रिसेंट ईयर। बोल रहा है अगर हम वियतनाम को देखें तो वर्ल्ड में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, वियतनाम इज लेड बाई मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। वहाँ पे मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के द्वारा वियतनाम को लीड किया जाता है, ठीक है। वियतनाम्स इकोनॉमी ग्रोथ इज लिंक्ड टू इट्स इंटीग्रेशन विथ ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट। बोल रहा है जो वियतनाम का इकोनॉमिक ग्रोथ है वह लिंक्ड है किससे, ग्लोबल सप्लाई चेन से, और जो उसका फोकस है एक्सपोर्ट पे। चौथा क्या बोल रहा है, फॉर द लॉन्ग टाइम वियतनाम लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स। जो बेसिकली क्या है, वियतनाम में लो लेबर कॉस्ट है और जो स्टेबल एक्सचेंज रेट है बेसिकली उसकी वजह से क्या हुआ, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको वियतनाम अट्रैक्ट किया है। मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्ट्रीज वगैरह है, ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ क्या बोला है, वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर्स इन इंडो पैसिफिक रीजन।
अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन में देखें तो जो वियतनाम है वह मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर को कहीं ना कहीं शो करता है। बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो, जो फर्स्ट वाला है हमारा, वियतनाम हैज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन रिसेंट ईयर्स, ये फर्स्ट सही है। सेकेंड बोला वियतनाम इज लेड बाई मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, यह गलत है क्योंकि वियतनाम एक सिंगल पार्टी स्टेट है, ठीक है, सिंगल पार्टी स्टेट है, वहाँ पे मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। थर्ड बोला है वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक टू इट इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट, जी हाँ, थर्ड सही है। चौथा, चौथा भी हमारा सही है क्योंकि जो वहाँ पे लो लेबर कॉस्ट है और जो स्टेबल एक्सचेंज रेट है वह कहीं ना कहीं ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। पांचवा हमारा गलत होगा क्योंकि जो मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर है एक किसी भी बेसिकली उसमें नहीं देखा गया है, ठीक है, तो ये गलत होगा। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारा सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है, सी विल विद राइट आंसर। अब थोड़ा सा वियतनाम के बारे में देखें तो इसका कैपिटल क्या है, हनोई। हनोई इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम। फिर ये बेसिकली बॉर्डर शेयर करता है चाइना, लाओस एंड कम्बोडिया से। एक्चुअली मैं मैप लगाना यहाँ पे भूल गया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो और जो मेकोंग रिवर है ना, वह जो वियतनाम का सदर्न पार्ट है वहाँ से फ्लो होता हुआ दिखता है, ठीक है, मेकोंग रिवर, ठीक है। और अगर देखें तो वन पार्टी कम्युनिस्ट स्टेट है जो कि किसके द्वारा रूल किया जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के द्वारा, ठीक है। और इसके साथ साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे एक्सपोर्ट होता है, साथ ही साथ टेक्सटाइल वगैरह का भी हमें एक्सपोर्ट देखने को मिलता है वियतनाम से, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट वाला तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंटीग्रेटेड इनटू सप्लाई चेन, ये भी सही है। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू लो कॉस्ट, आई मीन लो वेजेस एंड स्टेबल करेंसी, ठीक है, ये सही है। और जो ये वाला था कि वियतनाम इज मल्टी पार्टी स्टेट, बेसिकली वो गलत था क्योंकि सिंगल पार्टी स्टेट है, ठीक है। और कोई भी ऐसा अथॉरिटी सोर्स नहीं है जो कि क्लेम करता है मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विसेज है वियतनाम में, मतलब अगर इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात करें तो, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो क्लाइमेट ग्रुप है एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लॉज नेटवर्क एंड रन देम, ठीक है। बेसिकली क्लाइमेट एक्शन को ड्राइव करता है कैसे, लार्ज नेटवर्क को बिल्ड करके और उसके साथ साथ उसको रन करके, मतलब उसको कहीं ना कहीं एक तरह से गाइड करके। सेकेंड क्या बोल रहा है, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च्ड ए ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। मतलब जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है बेसिकली विद द कोलैबोरेशन ऑफ क्लाइमेट ग्रुप एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसे हम EP100 नाम से जानते हैं। EP100 ब्रिंग्स टुगेदर लीडिंग कंपनीज कमिटेड टू ड्राइविंग innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goals। बोलना जो EP100 है बेसिकली वह उन सब कंट्रीज को कहीं ना कहीं एक साथ लाता है जो इनोवेशन को देखते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी एंड कम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। फिर चौथा क्या है, सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP100, कुछ इंडियन कंपनीज मेंबर्स है EP100 के। फिफ्थ क्या बोला था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज सेक्रेटरिएट टू अंडर टू कोएलिशन। बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो, इसमें से हमारा फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड वाला इनकरेक्ट है क्योंकि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ना, इसका कोई रोल नहीं है बेसिकली। जो EP100 है एक इनिशिएटिव है क्लाइमेट एक्शन क्लाइमेट ग्रुप का, ठीक है, क्लाइमेट ग्रुप का एक इनिशिएटिव है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता, ठीक है। और जो फिफ्थ वाला है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज सेक्रेटरिएट टू अंडर टू कोएलिशन, भाई क्लाइमेट ग्रुप होगा यहाँ पे, ये गलत है, क्लाइमेट ग्रुप होगा, ठीक है। इसी वजह से हमारा ये फिफ्थ गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ वाज द राइट आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे जो क्लाइमेट ग्रुप है उसके बारे में देख लेते हैं। हमें पता है कि ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है।
इसका फॉर्मेशन हुआ था 2004 में। कहाँ पे बेस्ड है? लंदन, यूके में, ठीक है। और किस पे फोकस करता है? ये फोकस करता है जो क्लाइमेट एक्शन है ना, उसको एक्सेलरेट करने में, बेसिकली गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस के द्वारा, ठीक है, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है बेसिकली उसको प्रिवेंट किया जा सके, जो क्लाइमेट एक तरह से क्लाइमेटीज हो रही है उसको भी प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। इसके कुछ मेजर इनिशिएटिव हैं, उसको अगर हम देखें तो उसमें आता है RE100। इसमें क्या है? ये एक कोएलिशन है कंपनीज का जो कि कमिटेड है कि हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी को कहीं ना कहीं यूज करेंगे, जैसे इन्फोसिस हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया। एक दूसरा इनिशिएटिव है EP, जिसे हमने देखा EP100। एक कंपनीज का एक तरह से ग्रुप है जो कि कहीं ना कहीं इंश्योर करते हैं एनर्जी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट को, ठीक है। एक है EV100। यह क्या है? ये एक इनिशिएटिव है, बेसिकली एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि प्रमोट करता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को एडॉप्ट किया जाए एट लार्ज स्केल, ठीक है। बेसिकली प्रमोट करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन को, ठीक है। तो बेसिकली ये था क्लाइमेट ग्रुप के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको पहले एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखो, क्लाइमेट ग्रुप इज एन NGO प्रमोटिंग क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। EP100 प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी को यह प्रमोट करता है। इंडियन कंपनीज महिंद्रा आर द पार्ट ऑफ EP100। मतलब जो इंडियन कंपनीज है, बेसिकली एग्जांपल के तौर पे महिंद्रा जो दिया हुआ है एक पार्ट है EP100 का, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया। इनकरेक्ट क्यों था? देखो, EP100 इज लॉन्च्ड बाय क्लाइमेट ग्रुप नॉट IAE, ठीक है। फिफ्थ हमारा इनकरेक्ट था क्योंकि क्लाइमेट ग्रुप नॉट IEA होल्ड्स अंडर टू कोएलिशन, ठीक है। तो बेसिकली इसी वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे एसोसिएटेड है हमें बताना है। जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है, हाँ, जो कि एक लेंडिंग का प्रोविजन है, बेसिकली किससे रिलेटेड है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, वर्ल्ड बैंक। बताओ किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एसोसिएटेड है। देखो, अगर हम जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है इसकी बात करें तो ये क्या करता है? ये प्रोवाइड कराता है क्विक फाइनेंशियल सपोर्ट, स्पेशली वो कंट्री जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेस कर रहे हैं, कंट्रीज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, हाँ, उनको एक तरह से क्विक फाइनेंशियल सपोर्ट को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और यह बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों फेस कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आया हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट आया या फिर एनी अदर शॉक की वजह से, ठीक है। तो बेसिकली उसको कहीं ना कहीं रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें एलिजिबल कौन कौन से हैं? ऑल जो IMF मेंबर्स हैं वह सब एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम टर्म्स की बात करें तो जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है, लो इंटरेस्ट रेट होता है और शॉर्ट टर्म के लिए बेसिकली इसको दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म असिस्टेंट ये होता है, शॉर्ट टर्म असिस्टेंस होता है, लो इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है, ठीक है। और कंडीशन की बात करें, मतलब जो कंडीशनैलिटी होती है, कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जाता है इसमें, ठीक है। कोई भी स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो कंडीशंस होते हैं उसको इसमें फॉलो नहीं किया जाता है। रीपेमेंट टिपिकली हमें देखने को मिलता है 1 से 3 ईयर्स में। तो ये बेसिकली RFI के बारे में हो गया, मतलब रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हो गया। अब हम अगला देखेंगे जो रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है RCF, उसके बारे में, ठीक है। इसे भी बेसिकली क्या होता है, जो लो इंटरेस्ट रेट पे इसे दिया जाता है, स्पेशली वह कंट्री जो एक इमरजेंसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर की वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से कोई भी कंट्री अगर एक इमरजेंसी सिचुएशन को फेस कर रहा है तो उसे IMF के द्वारा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू लो इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है, ठीक है। ये किसके लिए एलिजिबल है? जो लो इनकम कंट्रीज हैं बेसिकली, हाँ, जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये फैसिलिटीज़ बनाया गया है। और यहाँ पे भी कोई कंडीशन नहीं अप्लाई होता है, ठीक है, ठीक है, कोई भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है।
और यहाँ पे जो रीपेमेंट का सीन है, जैसे हमने इसमें देखा था, किसमें, जो RFI था, इसमें क्या था, 1 से 3 साल देखा था ना, ईयर्स। इसमें जनरली इससे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इस थोड़ा सा इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। जो RAFF था क्या था, वो ऑल IMF मेंबर कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल था, बट जो RCB है, मतलब RCF है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज़, वो है लो इनकम कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल है, ठीक है। इसको जो बेसिकली क्या था, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस कर रहे थे उनको दिया जाता है, सभी कंट्रीज़ को, ठीक है। जो भी कंट्रीज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस कर रहे हैं नेचुरल क्लामिटी की वजह से या फिर किसी अदर रीजन की वजह से, ठीक है। जो RCF है, बेसिकली जो कंट्रीज़ एक ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहे हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। कंडीशनैलिटी की बात करें तो दोनों में कोई कंडीशन ऐसा था नहीं, ठीक है। रिपेमेंट पीरियड हमें इसमें 1 से 3 साल देखने को मिलता है, मतलब जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें 1 से 3 साल देखने को मिलता है, और इसमें उससे कहीं ना कहीं लॉन्गर पीरियड के लिए देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था इसके बारे में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो IMF इमरजेंसी लैंडिंग टूल है, बेसिकली क्या है, जो IMF का जो इमरजेंसी लैंडिंग टूल है वही है, ठीक है। जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है दोनों, ठीक है, जो कि अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं नेचुरल डिजास्टर, पैंडेमिक वॉर की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला, विथ रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो G20 का कॉमन फ्रेमवर्क है, बेसिकली उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखा है, हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। फर्स्ट बोल रहा है, इट इज एन इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विथ पेरिस क्लब। बोला है यह एक इनिशिएटिव है जो कि इंडोर्स, मतलब एक तरह से समर्थन दिया गया है G20 टुगेदर विथ पेरिस क्लब, मतलब G20 के जितने भी मेंबर्स हैं और पेरिस क्लब के द्वारा, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विथ अनसस्टेनेबल डेट। ऐसे कंट्रीज जो बेसिकली जो डेट, मतलब काफ़ी हाई लेवल का डेट हो रखा है, उनके सपोर्ट के लिए इस इनिशिएटिव को बनाया गया था। बताओ कौन सा सही है। देखो हमारा दोनों सही है। ये एक इनिशिएटिव है जो कि बेसिकली इंडोर्स किया गया है G20 मेंबर्स के द्वारा एंड पेरिस क्लब के द्वारा, ठीक है। इस इनिशिएटिव में क्या होता है, जो लो इनकम कंट्रीज है बेसिकली, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल का डेट को फेस कर रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए बेसिकली इस फ्रेमवर्क को बनाया गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं। इसे लॉन्च कब किया गया था, G20 जो हुआ था नवंबर 2020 में। नवंबर 2020 में जो G20 हुआ था, हाँ, उस टाइम पे कहीं ना कहीं इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डेट डिस्ट्रेस कंट्रीज हैं, लो इनकम कंट्रीज में जो डेट डिस्ट्रेस कंट्रीज हैं उनका हेल्प करना, ठीक है। स्पेशली जो कोविड-19 पैंडमिक आया था, हाँ, उससे डील किया जा सके, ठीक है। तो बेसिकली G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा सी आंसर सही था, लॉन्च्ड इन 2020 में बाय G20 एंड पेरिस क्लब के द्वारा, ठीक है, हेल्प करने के लिए जो लो इनकम कंट्रीज हैं, हाँ, बेसिकली जो अनसस्टेनेबल डेट को फेस कर रहे हैं, ठीक है। इंटेंडेड टू प्रोवाइड डेट रिलीफ एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, बेसिकली इसका ये मेन मोटिव था। सो इस वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाके चीज़ों को समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड एक्चुअली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, हमारा टारगेट होता है कि 1 घंटे तक हो, ठीक है। सो आई थिंक अगर देखें तो 1 घंटे का तो हो ही गया है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो 2 साल का बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।